ठीक है। मेरा नाम है जय सिंह भदौरिया। जी। पिताजी का नाम है श्री रतन सिंह भदौरिया और गांव बरहद है, तहसील महगांव है, जी। जिला भिंड है। जी। और मैं पूर्व में ग्रामीण भाजपा अध्यक्ष रह चुका हूँ जी। एक पंचवर्षीय योजना। जी। सूत्री कार्यक्रम में भी 1 साल पटवा के समय काम किया है जी। तथा जी। ये हमारा संक्षेप में पढ़। जी। तो बाबा, आपकी आयु इस समय क्या होगी लगभग? हमारी आयु 71 साल है। तो आपको तो 70 का दशक, 80 का दशक जो है वो काफी याद होगा। उस समय क्या कैसी परिस्थितियां होती थी। तो आपने आपकी आपके यदि शब्दों में उन चीजों की व्याख्या की जाए, उस दौर की व्याख्या की जाए, तो आप क्या कहेंगे कि जो उस समय की सामाजिक परिस्थितियां थी उनमें डकैती की जो समस्याएं थी उनका कितना स्थान था, और क्या वो एक पूरा जो सामाजिक परिवेश था निर्मित हुआ था? हाँ, वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत हमारी जो उस समय की वर्तमान प्रशासन की जो तंत्र था उसमें कमियां थी। मान लो किसी आदमी के प्रति कोई अन्याय हुआ तो समाज में हम बैठे समाज, हाँ जी, जी। 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 समाज को सुनना चाहिए। जी। और हम पे कोई आपत्ति पड़ी, समाज ने नहीं सुनी तो हम सरकार के पास जा रहे हैं, हम्म। वहां भी नहीं सुनी गई तब डकैत बने। बेबसी में आदमी डकैत बनता, डकैत कोई नहीं बनना चाहता। और मेरी दृष्टि में हर जगह हर डकैत के साथ यही हुआ। जब समाज ने नहीं बात सुनी उनकी, परिवार ने नहीं सुनी, पुलिस ने नहीं सुनी, और शासन तंत्र उस समय बहुत कमजोर। और सबसे बड़ी दिक्कत आज जिस हिसाब से जिस स्तर पर मीडिया है, वो जमाने में मीडिया भी नहीं था, किसी गरीब के पास नहीं जाए। आज मीडिया गरीब से गरीब आदमी है उसके पास ले दे के पहुंच जाता कहीं नहीं, तो उसकी आवाज आ जाती है। उस समय जब आवाज नहीं आती तो आवाज दबाने की कोशिश करते थे दबंग लोग, तो फिर ये चीजें आती थी सामने। तो बाबा आपने, और जी जी जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, आप कुछ कह रहे थे बाबा? हाँ, यही कह रहे थे, इन्हीं कारणों से डकैत बने। अब डकैत जब बने तो उन्होंने 4, 6, 10, 20 लोग इकट्ठे किए। ऐसे ही लोग इकट्ठे हुए, उनका एक तरह से वर्चस्व रहा। वर्चस्व के कारण समाज में परेशानी बढ़ती थी। टाइम पे लोग हार में नहीं जा पाते थे, खेती नहीं कर पाते थे, हर समय डर लगा रहता था कहाँ से किस समय डकैत आ जाए। तो वो बहुत बड़ी परेशानी थी उस समय। तो बाबा, जैसा ज्यादातर, हाँ आपने जी, इंडिकेट किया, जैसा आपने अभी थोड़ा सा इस विषय पर एक संकेत दिया कि प्रशासन की बड़ी भारी विफलता थी डकैतों के निर्माण में, क्या ये बात सत्य है? जी, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अरे आगे चल के इतनी विकट समस्या हुई कि डकैतों के कारण सरपंच बने, विधायक बने, डकैतों ने ही मिनिस्टर बनवाया। और उस समय के फिल्मकारों ने भी उसको दर्शाया है कि कैसे विधायक और सरपंच बनते थे, कोई बोल नहीं पाता था उनके सामने। इतना सब कुछ होते हुए भी प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। अ, बाबा, जैसा मेरा अनुभव है तो मैं उसके आधार पर आपसे इस विषय पर एक बात रखना चाहूंगा कि जब जी, हम भिंड क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि जो ये डकैती की समस्या थी, ये समस्या एक ऐसे क्षेत्र में थी जहां से उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, राजस्थान का बॉर्डर और मध्य प्रदेश का बॉर्डर जो है सब आसपास ही था। तो ठीक, तीनों क्षेत्रों के जो डकैत थे उनके स्वभाव में भी काफी अंतर देखने को मिलता था। अगर हम बात बिल्कुल करें बिल्कुल।
अगर हम बात करें यमुना पट्टी की, तो यमुना पट्टी के जो हाँ डकैत थे, विशेष रूप से जैसे विक्रम मल्ला हुआ या फूलन का गिरोह हाँ हुआ, या और भी जो वहां पर जो डकैत पनपे, तो हाँ उनकी जो मूल प्रवृत्ति थी वो एक आपराधिक प्रवृत्ति जो है वो अधिक हुआ करती थी। जबकि हम चंबल की हाँ, तरफ जाकर देखते हैं तो चंबल में अधिकांश जो डकैत बने थे या बागी हुए थे, वो किसी विशेष ग्रामीण परिस्थितियों के कारण या सामाजिक परिस्थिति के कारण उनको हथियार उठाना पड़ा था। और उन्होंने जी अपनी मान मर्यादाओं को लगभग 80 के दशक तक तो पूरे तरीके से संभाल के रखा था, जो ये भिंड क्षेत्र और हाँ, चंबल क्षेत्र के जो डकैत थे। 90 के दशक तक आते आते जो है वो भारी गिरावट जो है वो डकैतों के व्यवहार में और उनके मान मर्यादाओं में देखने को मिली, जब निर्भय गुर्जर और बाकी जो है जैसे गडरिया गैंग वगैरह जो है सक्रिय हुए। तो जो उनकी पुरानी परंपराएं थी, उन पुरानी परंपराओं को भी जो है उन्होंने तोड़ा। जैसे महिलाएं जो है वो गिरोहों में रहने लगी, हम्म, लूटपाट जो है वो अधिक जो है बेबस लोगों की ज्यादा होने लगी। तो इस विषय पर बाबा आपका क्या विचार है कि क्या क्षेत्र के आधार पर यमुना पट्टी और चंबल क्षेत्र के डकैतों में कोई अंतर था? और 70, 80 और अंतर 90 के दशक में क्या आपने कोई विशेष कोई बड़ा इसमें अंतर महसूस किया चंबल में बागियों जी के स्वभाव में? जी जी। देखिए चंबल में जो डाकू बने, चंबल क्षेत्र में, वो विशेष परिस्थितियों में समाज के कुरीतियों के अभाव में या पुलिस की संरक्षण के बगैर, पुलिस से संरक्षण नहीं मिला, उस कारण उन्हें बागी बने। बाकी जो जितने भी बने क्षत्रिय थे, ज्यादातर क्षत्रिय ब्राह्मण थे, और क्षत्रिय ब्राह्मण की उस समय कुछ मर्यादाएं थी। उन मर्यादाओं के सीमा में वो लोग हैं। अगर दुश्मन की लड़की या दुश्मन का लड़का भी सामने आ गया तो उन्हें छेड़ा नहीं, बल्कि ससम्मान उन्हें घर पहुंचाया। एक उदाहरण मलखान सिंह का दिया जाता है। उनके सामने क्लास के लड़का लड़की दोनों आ गए और जी उन्होंने सोचा कि अब हम जाके, ये तो हमारा दुश्मन है, जी लेकिन उन्होंने उसे ससम्मान घर पहुंचाया दोनों बच्चों, मलकान सिंह के। जी अब रहा ये चंबल का। अब उधर चलते जमुना जी के उस पार, तो वहां उत्तर प्रदेश में जितना भी इस तरह ये गिरा डाकूपन में, जी उसका कारण वो लोग फिर वो धंधे के लिए उतारू हो गए। हम्म इस क्षेत्र में पकड़, डकैती, फिरौती, ये धंधे का रूप बना हुआ है। हम्म और उस धंधे के कारण इनकी विकट अवस्था सामने आई। डाकू नहीं, डाकू तो असल में मेरी दृष्टि में सत्य होते थे उस समय। हम्म गरीबों की, असहाय लोगों की उन्होंने सहायता की। वो अपनी बेबसी के कारण डाकू हुए, लेकिन उन्होंने किसी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। हम्म और ये जमुना जी के किनारे जाके उस चीज का दुरुपयोग होने लगा। डाकू के नाम से भयभीत करके डकैती, फिरौती, पकड़, ये सब होने लगा। ये अंतर है। बाबा आपको क्या कोई ऐसे व्यक्ति या कोई ऐसे बागी याद हैं जिनसे कभी गांव के लोगों का या आपका जो है किसी प्रकार से संपर्क रहा हो या कभी आमना सामना हुआ हो? अ, देखिए लाला, हम जिस गांव में हैं, जी वहां के हमारे रिश्तेदार भी बागी हुए थे, जी और हमसे लोगों की लड़ाई भी हुई थी गांव में। जी हमें याद है हमारे पूर्वजों से उन्होंने कहा था कि तुम्हारा बैर हम निपटा लेंगे। जी लेकिन मेरे गांव का जो रिपोर्ट रहा, उन बागियों से ये कहा कि तुम भैया हमसे दूर रहो, हम्म, हम अपना काम खुद करेंगे, अपने निपटाए। हमारे यहाँ कोई भी बागी आज तक देखा नहीं गया। छोटे में बचपन में हमें जरूर एक बार बागी गैंग मिली। हमारा एक गांव से बाहर 2-3 किलोमीटर पे एक बाग है, और बहुत प्रसिद्ध बाग है, 28 का बोला जाता है। और बहुत जंगल जैसा है वहाँ,
27-28 बीघे जमीन पड़ी है ऐसी, अभी आज भी पड़ी, जंगल टाइप है, बहुत पेड़ है थे पहले, अब तो कम है, टूट टाट गए। तो उस समय हम छोटे थे, ऐसे 12 या 13 साल। जी हम बेर तोड़ के लाए थे और बेर बांधे थे। तो वहां जैसे ही हम बाग में अपने में घुसे सुबह 9 बजे, तो गैंग जो हमने देखे कम से कम 60-70 आदमी पड़े गैंग के। तो एक दो आदमी तो एक बढ़िया जगह पे बैठे थे नीचे पे, और बाकी सब चारों तरफ बैठे थे। तो उन्होंने कहा क्या लाया, कौन है ये? उन्हें भैया बेट टोर के लाए। तो बेट टोर के लाए तो जामे हमें दे दे, हमने बड़ी मेहनत से लाए, तुम लोग तमाम बेट लगे तोड़ो खाओ। सही बात है। अब वो बोले तरह निर्भीक तरह से हमसे कह रहा है कि तो डर नहीं लगता। हमने काय का डर भैया, डर काय का? तो बोले कि तुम बेल हमें देते को नहीं? हमने हम बेल नहीं देंगे, बड़ी मेहनत से तोड़े। तो उसमें से एक बोला कि 2 थप्पड़ मारो बेट छुड़ा ले, सब तुम और तोड़ ला। मैंने कि बेल नहीं देंगे, कैसे भी तुम थप्पड़ दे दो, कैसे दोगे? छोटे तो थे ही। तब तक वो बात उन जो बैठे थे उनके, उनने सुनी। उनने कौन क्या बात की, ऐसे लड़का बेट नहीं दे रहा, कह रही इधर आओ। हम पहुंचे उनके पास, बोले लाला कहाँ से आए हो? ये तोड़ रहे थे, इतनी जल्दी आ गए? हमने जल्दी आए, डर नहीं लगता? डर का आएगा, हमने ठाकुरों को डर का है। तो ठाकुरों ने हाँ कहने के लड़के हमने अपने पिताजी का नाम बताया। अब वो भाग रहे हमारा ही, अब वो जानते होंगे। बोले उन्हीं की जगह में बैठे हो, उन्हीं के बच्चों को धमकावे साले में या नहीं पाओ। तो वे वहां से हमने कि बेटा जा, हमको भगा दिया। ऐसे हमारी मुठभेड़ उनके एक बार जरूर 12-13 साल के वक्त, और मेरे गांव में कभी भी बागी नहीं आया। तो क्या 70 या 80 के दशक में आप कुछ ऐसे लोगों का नाम बता सकते हैं जो बागी बने हो और जिनकी जिनकी मूवमेंट जो है गांव के आसपास रहती हो? जैसे कई बार खबरें आती हैं कि फलाना गैंग जो है वो आ गया, ठिकाना गैंग जो है वो आ गया, और गैंग को जो है वो कई बार रसद पानी जो है गांव से मिलता था। तो क्या ऐसी कुछ चीजों से कभी साक्षात्कार हुआ? नहीं, हमारा तो लाला साक्षात्कार कभी हुआ नहीं, लेकिन सुनते हैं और हमें मालूम है कि होता है। जैसे गांव में आए तो गांव में तो नहीं घुसेंगे, बाहर कहीं बैठे, उनका कोई संपर्क का आदमी है, उन्होंने गांव में पहुंचाया, रसोई वगैरह पहुंच जाती थी, होता था। ये बात पक्की है, लेकिन हमने कभी हमसे नहीं पाई। बाबा 70 के दशक में तो आप युवा थे, और उस समय जो है डकैती की समस्या जो है वो बड़े एक अलग अंदाज में जो है चलो, फिल्मों के पर्दों पर। जी हाँ थी, जी बिल्कुल बिल्कुल थी। जी। तो बड़े 70 के दशक, फिल्मों के पर्दों पे 70। बड़ी एक अलग तरीके से प्रस्तुत की जाती थी, तो बड़ी एक नायक की छवि होती थी। तो क्या कभी आप लोगों के मन में ऐसा आता था कि कभी हथियार उठाया जाए या कुछ किया जाए? देखिए, ये छवि बिल्कुल अलग, डाकू पने की समय छवि जो उस समय हकीकत में हीरो की। क्योंकि वो उस समय के जो डाकू होते थे पूजा करते थे, 1 घंटे 2 घंटे पूजा करते थे, तपेश्वरियों की भांति रहते थे, कभी भी जनता का, गरीब आदमी का शोषण नहीं करते थे। इसलिए उनकी छवि जरूर हीरो की। बाकी 80 के दशक के बाद तो उनकी छवि बिल्कुल निंदनीय होती चली गई, इसीलिए वो हे दृष्टि दी गई जाने। क्या ये कहना बिल्कुल सही होगा कि 90 के दशक तक आते आते जो डकैतों की या बागियों के जो मूल जो गुण थे वो कहीं विलुप्त होते चले गए, और ऐसे लोगों की सक्रियता ज्यादा बढ़ गई जिन लोगों का की मानसिकता आपराधिक अधिक थी? जी, अपराध प्रवृत्ति से ही उसको उन्होंने धंधा बनाया, और धंधे के मूड में इस क्षेत्र में आए और धंधा करके वो चले गए, दुनिया से भी चलते चले गए।
और 80 और 70 के पहले के दशक के जो बागी थे, हमें याद है जयप्रकाश जी, विनोबा भावे जी, और उन्होंने उनको सरेंडर कराया। वाई प्रकाश चंद्र सेठी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके सामने सरेंडर हुआ। बोलो आज भी उनकी नीतियां बहुत अच्छी, समाज में उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की, कोई दिक्कत नहीं थी समाज में। हाँ, जो दिक्कत है वो अपना धंधा चलाने के लिए जंगल में बैठे हो, खाने पीने के लिए तो दिक्कत है कि किसी न किसी। अच्छा, ये चंबल और यमुना का जो क्षेत्र है, ये 3 प्रांतों से मिलता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। और तीनों नदियों का बेहड़ है, चारों का, मलककुआरी और पहुंचुदा सिंधु तक का। ये सुरक्षित क्षेत्र था। मध्य प्रदेश में क्राइम किया, यूपी में घुस गए, यूपी का क्राइम वाला राजस्थान चला गया, कोई नहीं पूछता था, क्योंकि उस समय इन्हीं प्रांतों की, तीनों की पुलिस का आपस में सामंजस्य नहीं था, और वो फायदा इस के बागियों को मिला जा रहा। बाबा, उस दौर में प्रशासन और शासन की क्या भूमिका थी इस समस्या को लेकर? क्या क्योंकि एक लांछन ये लगता है कि सरकारें जो हैं वो बागियों का लाभ उठा के अपने राजनीतिक हित साधते थे। प्रशासन पर एक आरोप लगता है कि बागियों के साथ उनके जो है वो कुछ विशेष जो है वो विशेष प्रकार के संबंध रहा करते थे, या कुछ बड़े लाभ और हानि के संबंधित जो है उनके बीच में जो है वो संबंध हुआ करते थे। तो क्या ऐसा, इस तरह की कोई चीजें आपको कभी सुनने को मिली? बिल्कुल सुनने को मिली है साहब। जब एक समय तो एक डीआईजी जो वहां थी जी, और उसको नाम लेना ठीक, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भिंड के 3 नेताओं को हम जेल में बिठा दे तो क्राइम बंद हो जाए। क्राइम के नाम से किसी ने पूछा था, अब नाम लेना उचित नहीं है ना उन नेताओं का और न उन डीआईजी का, इसलिए हम नाम नहीं ले रहे, क्योंकि फिर वो ज्यादा खींचातानी में प्रमाण कहाँ से आए। वो डीआईजी खुद बदल गए थे, डीआईजी खुद बदल गए थे, पहले उन्होंने नाम लिया था तीनों कि तीनों को अगर हमें जेल में बिठा लेते तो क्राइम खत्म हो जाएगा यहाँ। तो नेता और पुलिस और बागी, इन तीनों का आपस में आज भी गुंडा पुलिस और नेता का गठजोड़ है। आज दूसरे किस्म के हैं बागी, सफेद बागी है, उस समय जंगल के बागी, आज घरों में बैठे उससे ज्यादा खतरा है, ये बागी बहुत खतरनाक है। बाबा, आज क्योंकि भिंड क्षेत्र जो है वो एक बड़े लंबे समय बाद, पिछले 1 दशकों में जो है वो लगभग डकैत मुक्त हुआ है, या अपराध मुक्त कह सकते हैं, डकैतों से संबंधित। तो आपको आज क्या कोई बदलाव दिखाई देता है मानसिकता में? जो युवाओं की जो मानसिकता है या जो बाकी आम लोगों की मानसिकता है, क्योंकि आज भी ये देखा गया है कि लोग डकैतों से अपने संबंध को बड़े गर्व के साथ जो है वो प्रदर्शित करना चाहते हैं, यानी कहीं ना कहीं गौरव की अनुभूति जो है वो उनको रहती है। तो आज के युवा की मानसिकता में आपको क्या किसी प्रकार का कोई बदलाव दिखाई दे रहा है? जी, बदलाव तो है। जो अच्छे लोग हैं वो इनसे जुड़ना नहीं चाहते, अच्छे लोग जो है इनसे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग। आपका ऑडियो म्यूट हो गया है, आपकी आवाज म्यूट हो गई है। की जो संस्कृति आ गई है, वापस आई। हाँ, आप कुछ कह रहे थे बाबा? हाँ, अच्छे लोग जो हैं इनसे दूर रहना चाहते हैं। जी। हालांकि राजनीति में उलट हिसाब, इससे उलट है। जो लोग समाज को मतलब बदनाम करते, परेशान करते, और जो अनीति पे चल रहे हैं, ज्यादातर नीचे जुड़ रहे हैं जो गुंडा स्वभाव के। ऐसे लोगों को आज भी नेता
बिल्कुल अपना गुर्गा मान के चलते, क्योंकि वो जो है उन्हें वोट दिलाते हैं, भले आदमी नहीं जाते वहां। ये बहुत बड़ा फर्क है। फूलन का जो डाकू तो नहीं, जी जी बाबा, भाई डाकू तो नहीं है, लेकिन अब ये सफेद डाकू ही ज्यादा हो। फूलन का जो प्रकरण हुआ था बाबा 80 के दशक में, हाँ तो फूलन को लेके कई जो है बातें गढ़ी गई हैं। उसकी कहानी को जब मैंने फॉलो किया बाबा, मैं फूलन के गांव गया, फूलन से जुड़े हुए जितने भी किरदार थे मैं हाँ उन सबके गांव, उन सबके घर होकर आया हूँ। और उस दौर के जो अच्छा पत्रकार थे जिन्होंने फूलन को कवर किया है, या उनकी खबरों पे जो है या उसके जीवन पर उन्होंने शोध किए हैं, मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ। तो निष्कर्ष एक निकल कर आया है कि फूलन की कहानी हाँ जो में बताई जाती है उसमें अधिकांश जो है वो झूठ मिला हुआ है, असत्य मिला हुआ है। और एक जी बिल्कुल हिंदुस्तान में झूठ है। जो हिंदुस्तान में जो वामपंथी लॉबी है उसने इसको जातीयता का मुद्दा जो है वो बनाकर प्रस्तुत किया। और इस जातीयता के मुद्दे पे जी हाँ उसने क्षत्रिय वर्सेस दलित करने का प्रयास किया। जो जो वो वर्ग था। तो जब इस कहानी की सत्यता जी आप देखते हैं तो आपको पता पड़ता है कि फूलन का जो बचपन है, या फूलन जब जिन कारणों से डकैत बनी थी, वो सारे उसके व्यक्तिगत कारण थे। और उस पूरे गांव में और उसके व्यक्तिगत आसपास जो है वो क्षत्रियों का एक भी परिवार नहीं रहता था। तो जो कहानियां पिक्चर में नहीं, दिखाई गई थी वो कहानी पूरी तरीके से गलत जो है वो प्रमाणित होती हैं। लेकिन बिल्कुल एक पूरी लॉबी ने इसको क्षत्रिय बनाम जो है दलित करने का प्रयास किया। और दलितों को क्षत्रियों के विरोध में भड़काने का प्रयास किया। जबकि एक बिंदु उसमें ये भी निकल कर आता है कि बेमई में जहां पर उन्होंने जो है नरसंहार किया था, तो वो लोग जो है वो 36 कुलीन क्षत्रियों में भी नहीं आते, लेकिन मीडिया ने उन्हें नहीं। क्षत्रिय कर करके प्रचारित कर दिया। तो आपको क्या हम्म। लगता है कि आपका इसमें क्या क्या राय है कि जातीयता जो चंबल के बीहड़ों में आई है वो फूलन के प्रकरण के बाद ही आई है, उससे पहले या उसके बाद में? और विशेष रूप से भिंड क्षेत्र में क्या आपको कभी ऐसी कोई जातीय समीकरण देखने को मिले हैं या जातीय कट्टरता देखने को मिली है एक दूसरे के प्रति? जाति कट्टर हकीकत में आया तो पूर्ण देवी के बाद है। जी इसका जो उन्होंने प्रकरण बनाया है हिंदू क्षत्रिय बनाम दलित, जी और उसका ही परिणाम है थोड़ा बहुत, जी क्योंकि क्षत्रिय समाज बहुत जागरूक है। जी और जो कम्युनिस्ट है वो आज भी और पहले से ही जी इसी मानसिकता की रही है। इन्होंने जो सही चरित्र है, हम्म, चाहे किसी का भी हो, हम्म, हिंदुस्तान का जो उत्थान किया है, हिंदुस्तान के स्वतंत्र होने में जिन लोगों ने सहयोग दिया उनको दबा के रखा है, बिल्कुल सही बात, उनको सही सामने नहीं आने दिया। बिल्कुल सही बात। आज कुछ कुछ जो ये सरकार बनी है, जी इसने उस पर्दे से उस फिल्म को निकालने की जरूर कोशिश की, जी और इसीलिए ये लोग परेशान हैं। जी ये बहुत बड़ा फैक्ट रहा है। कम्युनिस्ट जो है इस देश को चीन का गुलाम बनाना चाहती थी, बना नहीं पाए। हम्म, आज भी जो कम्युनिस्ट है वो जी यही चाहते हैं कि चीन के हम संपर्क में रहें, चीन जी से समझौता करें, चीन से बातचीत करें। जी हम अपने में कुछ नहीं करें, अपने यहाँ हम्म, सब उसी के इशारे पर। हम्म, ऐसी मानसिकता असल में है तो वही कम्युनिस्ट का कारण, और कम्युनिस्टों के प्रभाव में रहा कांग्रेस, हम्म, क्योंकि उनके सहयोग से सरकार चलाई। जी उनका झुकाव उस तरफ रहा, उनके जी विचार भी मानने पड़े उन्हें मजबूरी में, सहो कैसे भी। हम्म, उनका जो दिमाग था उन्होंने बिल्कुल परिवर्तित किया कम्युनिस्टों, हम्म। और भगवान करे वो समय है कि आज उनका उसका उन्हें दंड मिल रहा। आपने बिल्कुल सही बात कही बाबा जी। असल में क्या है कि ये जो आज विशेष रूप से
समाजों को जो टारगेट करके एक लॉबियां तैयार की जा रही हैं, या ये जो जातीयता जो है वो और लगातार गहरी होती चली जा रही है, उसके पीछे देश विरोधी ताकतों का हाथ तो है ही। लगातार वो हमारे समाज की कई जातियों को भड़काकर क्षत्रियों और ब्राह्मणों के विरोध में खड़ा कर रहे हैं, जिससे बिल्कुल जिससे कि समाज के दो वर्ग जो हैं वो आपस में बढ़ जाएं और बाहरी शक्तियां जो हैं वो भारत पर हावी हो सकें। तो ऐसी परिस्थिति में बाबा, आज आपको क्या लगता है कि हमारा जो चंबल का युवा है, क्या वो इन चीजों को लेकर जागरूक हुआ है थोड़ा बहुत, या अभी भी कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति है? यहाँ भ्रम अब नहीं है। आज का युवा बहुत जागरूक है और इन बातों से या इनके कामों से, इनकी बातों से बहकावे में आने वाला नहीं। लेकिन हम लगातार ये देख जब रहे हैं बाबा कि एक वर्ग विशेष ऐसा है, कई समाजों से संबंधित या कई समाज ऐसे हैं कि जो लगातार इन वामपंथियों के प्रभाव में आकर अपने ही समाज की जो जो पुरानी शक्तियां हैं उनके साथ में विरोध पाल के बैठे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति हमने अभी ग्वालियर चंबल संभाग में भी देखी, जब एक क्षत्रिय महापुरुष को कई अन्य जातियों के लोग जो है वो अपना बताने के लिए, अपना बताकर जो है वो एक बवाल मचाने की स्थिति जो है वो पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको आज चंबल में जो है वो माहौल कैसा समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ दो समाज हैं, वो दो वर्ग जो हैं वो आपस में अलग अलग खड़े हो चुके हैं। एक वर्ग जो है जो एक जाति विशेष के नाम पे कई जातियों को संगठित करके क्षत्रियों और ब्राह्मणों के विरोध में एक षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहा है। तो क्या हमारा जो युवा है, या जो हमारा जो आम एक आदमी है ग्वालियर चंबल भिंड संभाग का, क्या वो इन चीजों को समझ रहा है? आपको लग रहा है कि इसमें आपका क्या विचार बिल्कुल ठीक कहा। है? तो इस प्रकरण को मैंने देखा है। जी जी जो ये प्रकरण बनाया गया है, जी। था नहीं, हम्म, बनाया गया और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए हम्म, ये सवर्ण बनाम पिछड़ा वर्ग करना चाहिए। हम्म, अरे भैया, जो भी है वो महापुरुष था, हम्म। हमारा हो या तुम्हारा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने पाता। महापुरुष में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकी कोशिश शायद कभी सफल नहीं हुई। आज जो ये बाबा लगे हुए। जी जी जी। हाँ, तो आज आप बाबा 70, 80 और 90 के दशक के बाद आज आप क्या परिस्थितियां पाते हैं, विशेष रूप से भिंड क्षेत्र में? क्या आज युवा शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हुआ है, या आज भी उसके आइकन कहीं ना कहीं जो पुराने डकैत हैं, या जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग रहे हैं वो आज भी हैं? क्या उनके प्रति आज भी आपको झुकाव ज्यादा दिखाई देता है, या अब युवाओं में बदलाव आपको समझ में आ रहा युवाओं में बदलाव 80-90% हो चुका है। है? जी थोड़े बहुत लोग बचे हैं, जी थोड़े बहुत लोग बचे हैं जी जिनको आज जो नेतागण है जी वो संरक्षण देके प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं उनकी, जी संरक्षण देते हैं उनको नेतागण। जी अपने वोट के लिए, अपने मत के लिए संरक्षण देते हैं, वो थोड़े बहुत रह गए। जी। आपकी आवाज फिर चली। तो भिंड क्षेत्र जो एक समय दस्युओं के लिए जाना जाता था, और साथ ही साथ में एक और बहुत बड़ा योगदान जो इसने देश को दिया है देश की रक्षा में, तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में जिस प्रकार भिंड क्षेत्र, चंबल क्षेत्र देश की सरहदों की रक्षा में हमेशा अग्रणी रहा है, तो अब जो आने वाली जो नस्ल है ये और बेहतर तरीके से देश को सशक्त बनाने में अपना योगदान देगी? ये भिंड क्षेत्र जो है, हम्म, यहाँ का पानी बहुत कड़ा है। हम्म,
और देश के लिए हम सभी लोग समर्पित हैं। और समर्पित भावना थी, है और रहेगी। लेकिन इसके बावजूद भी इस क्षेत्र की अनदेखी की गई है। हम लोगों को कोई तवज्जो नहीं है यहाँ। कोई तवज्जो नहीं देता इस क्षेत्र को, आज भी पिछड़ा वर्ग मानते हैं। आपकी नजर में बाबा आज हमारे क्षेत्र की विशेष रूप से भिंड चंबल संभाग की अगर हम बात करें, ग्वालियर या चंबल संभाग की, विशेष रूप से भिंड और मुरैना जैसे इलाकों की, जिसने भारत की रक्षा में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, आपको क्या लगता है कि हमारी जो मूल समस्याएं हैं वो क्या हैं, और क्या जो हमारा युवा है वो आज बिल्कुल सही दिशा में जा पा रहा है, और अगर वो सही सोच रहा है तो क्या उसको वो संसाधन मुहैया हो पा रहे हैं कि वो अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सके? आपको मूल समस्याएं क्या समझ में आ रही हैं जिस पर तुरंत काम करना बहुत जरूरी है? यहाँ की मूल समस्या भ्रष्टाचार। नीचे तक जो भ्रष्टाचार बैठा है, कोई भी आदमी अगर किसी के पास जाए, कर्मचारी के पास, और उस काम के लिए उसे एवज में पैसा देना नहीं पड़ती। ये सबसे बड़ी विकट समस्या है। इस समस्या के पीछे अभी इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ऊपर तक भ्रष्टाचार है या नहीं है तो भगवान जाने, लेकिन नीचे है, और उस समस्या से आक्रोशित जरूर है लोग। ये बहुत बड़ी समस्या है। बाकी जो सुरक्षा का काम और सुविधा का काम जो है चल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग ये भी मांग करेंगे कि हमारे यहाँ दूसरी या तीसरी साल जो सेना की भर्ती होती है, हमें जबलपुर, कहीं कटनी, कहीं कहीं रीवा जाना पड़ता है, वो यहाँ भी हो या भिंड में। जब हम इतनी सेवा कर रहे हैं, हम लोग, हमारे ग्रुपों ने किए, हम करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे, लेकिन ये सुविधा से हमको वंचित रखा गया है कि यहाँ की भर्ती यही होना चाहिए। इसमें जरूर दूसरा भाव है। इसके अलावा कुछ मूलभूत चीजों का भी अभाव है, जैसे युवाओं के शारीरिक विकास के लिए और मानसिक विकास के लिए ना तो सरकार की ओर से कोई बड़े मैदान दिए गए हैं, ना ही कोई ट्रेनिंग सेंटर दिए गए हैं, जिससे कि युवा अपने आप को और अधिक जो है वो मजबूत बना सके और बेहतर तरीके से। क्योंकि हम देखते हैं कि जितनी भी भर्तियां होती हैं चंबल संभाग से, भिंड से विशेष रूप से, लड़के अपनी ही दम पर, अपने परिवार की दम पर या स्वयं की दम पर ही जो है वो चीजें निकालते हैं, भर्तियां निकालते हैं। तो ऐसे में अगर शासन का थोड़ा सहयोग उन्हें और मिल जाए तो जो खून में जो एक रवानी है भिंड क्षेत्र में, वो शायद देश के और बेहतर तरीके से काम आ सकती है। जी, यहाँ सरकार की कोई सुविधा, यहाँ तो वैसे कम से कम तहसील लेवल पे ये प्रोग्राम होना चाहिए। तहसील लेवल क्या है, जिला लेवल पर भी नहीं है। अगर ये सुविधाएं ग्रामीण स्तर पर आ जाए, तहसील लेवल पे आ जाए, तो यहाँ का। आपकी आवाज आ गई है। चलो। हाँ, यहाँ का युवा बहुत अच्छा करने को उत्सुक है, लेकिन हकीकत गवर्नमेंट का कोई यहाँ साधन उपलब्ध नहीं। और हम यही सोच रहे हैं कि अगर ये हो जाए तो यहाँ का लड़के बहुत करेंगे। बाबा, आपने जो आज समय दिया और क्षेत्र के विषय में जो जानकारियां दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।